मित्रों नमस्कार। हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड ईयर के भूगोल के विषय में कुछ जानकारियाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 2018 का एक प्रश्न था, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान हैं, उसके उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि इनको दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राकृतिक और दूसरा सामाजिक। प्राकृतिक विज्ञान वे होते हैं जिनमें प्राकृतिक तत्व, पदार्थों, घटनाओं से संबंधित अध्ययन, नियम और सुव्यवस्थित जानकारी प्रकृति विज्ञान कहलाती है। इसमें खगोलीय पिंडों, ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों एवं द्रव्यों के गुण, भूगर्भ की संरचना, रासायनिक संरचना, वायुमंडल की गतिविधियों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का वितरण, अंतरिक्ष का अध्ययन आदि अनेक अध्ययन शामिल हैं। आदिकाल से मानव अपने चारों ओर घटित प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक घटनाओं को देखता रहा है। इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं को जानने के लिए मानव उत्सुक रहा है। इन सभी का अध्ययन प्राकृतिक या नेचुरल शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस जिन्हें हम कह सकते हैं। फिर आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान, मानव एक सामाजिक प्राणी है। ये एक कथन भी है, यह एक कथन भी है, इसको ध्यान में रखें साथ में। मानव अपने चतुर्दिक व्याप्त भौगोलिक वातावरण में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। यहाँ पर चतुर्दिक का अर्थ है चारों तरफ। इनमें आर्थिक क्रियाकलाप अर्थशास्त्र में, सामाजिक क्रियाकलाप समाजशास्त्र में, राजनैतिक संगठन एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ राजनीति विज्ञान में होती हैं। ऐतिहासिक घटनाएं इतिहास में, और सैन्य गतिविधियाँ सैन्य अध्ययन में हम करते हैं। इन्हीं सब अध्ययनों को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। आते हैं 2018 के लघु उत्तरीय प्रश्न को हम देखते हैं। तो एक प्रश्न आया था, क्रमबद्ध भूगोल क्या है। तो क्रमबद्ध भूगोल इस उपागम में भूगोल के विभिन्न उपकरणों का भू-आकृतिक, जलवायु, मिट्टियों, वनस्पतियों, जीव जंतु, खनिज पदार्थों, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसायों, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि का अध्ययन समस्त पृथ्वी पर के लिए होता है। इसमें प्रत्येक प्रकरण बचाव का या तत्व सम्मिश्रण का विश्लेषण होता है और संसार में उसके वितरण के क्षेत्रों या संक्षेप में कह सकते हैं हम, क्रमबद्ध वर्गीकरण की रीति में प्रत्येक भौगोलिक सत्य का तत्व सम्मिश्रित है। गुणों और विशेषताओं का विश्लेषण होता है तथा संसार में उसके वितरण के प्रदेश भी समझाए जाते हैं। मैकिंडर के विश्वद्वीप एवं हृदय स्थल से क्या अभिप्राय है। मैकिंडर के अनुसार प्राचीन दुनिया के तीन महाद्वीप हैं आपके, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तीनों महाद्वीपों को मिलाकर एक विश्वद्वीप बनता है। इस विश्वद्वीप के बाहर के क्षेत्रों को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहा गया है। विश्वद्वीप में संपूर्ण विश्व की 25% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के वह क्षेत्रों में यही जनसंख्या प्रवसित होती रही हैं। विश्वद्वीप के मध्यवर्ती आंतरिक स्थल को हृदय स्थल भी बताया गया है। यह भाग सबसे कठिनाई से पहुंचने वाला भाग माना गया है। इसके अंतर्गत मध्य एशिया का अंतः प्रवाही प्रदेश एवं आर्कटिक प्रदेश सम्मिलित किया गया है। यह भाग मध्य एशियाई उत्तरी हिम के ढके प्रदेशों से लेकर अरेबिया में मरुस्थलीय प्रदेशों तक फैला है। सन 1919 में मैकिंडर ने
मैकिंडर ने इसे पूर्वी यूरोप या यूरोपीय देश में सम्मिलित किया था। इसी प्रकार सहारा के दक्षिण के मध्य अफ्रीकी भाग को भी अफ्रीकी गौण हृदय स्थल माना गया है। फिर अगला प्रश्न है, शुद्ध भूगोल से क्या अभिप्राय है? शुद्ध भूगोल, शुद्ध शब्द से तात्पर्य है कि प्योर। तो जानेंगे हम, पृथ्वी तल का वर्णन राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर ही होता है, जिसे हम शुद्ध कहते हैं। शुद्ध भूगोल, पृथ्वी के गोलों पर बहुत सी श्रेणियां हैं, जिनको पर्वत श्रेणियां एक दूसरे से पृथक करती रहती हैं। इस सिद्धांत को विस्तार पूर्वक से लिखते हुए पृथ्वी के ग्लोब पर लिखने का वर्णन भी मिलता है। 17वीं शताब्दी में अथानियस क्रिस्पर ने इस पर बल दिया था, परंतु उस समय इस पर विचार उनका ध्यान नहीं गया। 18वीं शताब्दी के मध्य में इस विचार का पुनर्जागरण हुआ। शुद्ध भूगोल की विचारधारा का पालन बुआचे, गट्रेटर, होमर जिसे कहते हैं ज्यूने आदि भूगोलविदों ने किया। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, अंधकार युग से क्या तात्पर्य है? तो ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई धर्मावलंबी देशों में इसे अंधेरा युग कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, वरन बहुत सी धारणाओं एवं संकल्पनाओं पर आधार का पर्दा छा गया। यानी उस समय ज्ञान का हम कह सकते हैं कि शून्य हो गया। पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्तरीनुमा माना गया तथा मध्य में धार्मिक तीर्थस्थल यरूशलेम को रखा गया। पृथ्वी के मानचित्र में स्वर्ग भी बनाया गया था। दूर के देशों में दैत्यों और दानवों के निवास की कल्पना भी की गई थी। आदि चीज़ें अंधकार युग की हैं। फिर वराहमिहिर का योगदान हम पढ़ेंगे। वराहमिहिर का योगदान, वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे। उन्होंने पंचसिद्धांतिका नामक खगोलिकी ग्रंथ में 5 पद्धतियों की व्याख्या की है। भूगोल के गणित के प्रमुख सिद्धांत, नियम और प्रक्रियाएं इनके ग्रंथों में वर्णित हैं। इन्होंने पारा, तेल तथा जल से घूमने वाले कुछ यंत्रों का वर्णन किया है। इनके समय में चमत्कारिक स्वयं चलने वाले यंत्र भी, एक शब्द आया चमत्कारिक, यानी वो स्वयं चलें, जिसे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। ठीक, अगला प्रश्न है, भूगोल में अंतर्क्रिया की अवधारणा क्या है? तो भूगोल पृथ्वी तल पर वस्तुओं, विचारों और मनुष्यों की एक स्थान से दूसरे स्थान की गतिशीलता होती रहती है। प्राकृतिक तत्वों की गतिशीलता वायु और जल द्वारा होती है। वस्तुओं की गतिशीलता प्रायः परिवहन साधनों द्वारा ही होती है और विचारों की गतिशीलता संचार के द्वारा या मनुष्यों की पारस्परिक सभाओं, संभाषणों एवं गोष्ठियों आदि के द्वारा प्रेस, विज्ञापन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों द्वारा होती है। मनुष्यों की गतिशीलता यातायात के साधनों द्वारा होती है। और स्थानों के बीच, मनुष्यों की गतिशीलता किनके बीच होती है? स्थानों के बीच होती है, वस्तुओं के बीच होती है और विचारों के बीच होती है। मनुष्यों की गतिशीलता को ही स्थानिक गतिशीलता कहा गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि अपने घर से मार्केट की तरफ जाना, ये होगा स्थानिक अंतर्क्रिया। द्वैतवाद, तो द्वैतवाद आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पर हम नज़र डालेंगे। द्वैतवाद से अभिप्राय है कि किसी विज्ञान या विषय विशेष 2 प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए हैं उसकी
प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को दो भागों में अर्ध को में बांटना होता है। वास्तव में इस आधार पर भूगोल का दो अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंद ही कहा जाना चाहिए। भूगोल के वास्तविक विषय क्षेत्र एवं चिंतन के आधार पर इसका प्रभाव आज भी नकारात्मक ही है। अतएव कहा गया कि भूगोल को दो भागों में विभाजन मिथ्या है। तो दो भाग थे, द्वैत और अद्वैत। फिर आइए हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण काल से। यूरोप में पूर्व मध्य युग का उत्तरार्ध काल 12वीं से 15वीं सदी 12वीं से 15वीं सदी भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। 12वीं से हम कह सकते हैं 12वीं से 15वीं शताब्दी विकास के लिए इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल भी माना जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृति काल भी कहा गया है। इस काल को भूगोल के इसका इतिहास में पुनर्जागृति काल अथवा तथ्य प्राप्ति युग के नाम से भी जाना जाता है। स्थानिक संगठन की अवधारणा। स्थानिक संगठन की अवधारणा मानव के आवासीय क्षेत्र के चतुर्दिक व्याप यानी चारों तरफ होने वाले अंतर्क्रिया पर्यावरण तथा इनमें प्राप्त वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, यात्रियों, मुद्रा आदि की अंतर्निर्भरता से ही उत्पन्न स्थानिक विन्यास को ही स्थानिक संगठन कहते हैं। पीटर हैगेट ने स्थानिक संगठन के 4 प्रखंडों का उल्लेख भी किया है। पहला है अंतरम स्थान, वैयक्तिक स्थान, सामाजिक स्थान तथा सार्वजनिक स्थान। इन स्थानों की दूरियां व्यक्तित्व एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मुख्य बात यह है कि उपर्युक्त विशेषताएं मानव की क्षेत्रीयता की अंतर्निहित प्रवृत्ति को स्पष्ट करती हैं। यही प्रवृत्ति स्थानिक संगठन का आधार है। फिर हम जानेंगे 3 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम के बारे में पूछा है और उनकी कृतियों के बारे में पूछा है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो पहला है शायद लिखना भूल गए हैं इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, हम अगले में बताते हैं। रिटर के पुस्तकों का नाम। तो रिटर के पुस्तकों को नाम हम देखेंगे। अब कई ग्रंथ और मानचित्र भी बहुत शोध पर प्रकाशित किए गए थे। उनमें प्रमुख ये थे 1804 में भौगोलिक जो था यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांख्यिकीय चित्रण, और 1806 में आया इनका यूरोप के 6 मानचित्र। फिर 1807 में इन्होंने भेजा यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड। 1811 में विधि तंत्र पर कई शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ। 1817 में भौगोलिक ग्रंथ अर्धकुंडे का प्रथम खंड आया। 1818 में अर्धकुंडे का द्वितीय खंड। 1833 में आया अर्धकुंडे का बृहदाकार। यहाँ बृहदाकार यानी बड़ा, बहुत बड़ा। फिर 1859 तक इनका अर्धकुंडे के 19वें ग्रंथ का प्रकाशन आदि हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं हम। होमर के 2 पुस्तकों के नाम। होमर के 2 पुस्तक थे। होमर ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के प्रमुख यूनानी विद्वान थे। इनके इलियड, पहली बुक का नाम था इनके इलियड। पहली बुक इनकी थी इलियड और ओडिसी। फिर नवनिश्चयवाद के बारे में हम जानेंगे। नवनिश्चयवाद क्या है? वर्तमान समय में भूगोलवेत्ता जिस विचारधारा को मानते हैं वह नवनिश्चयवाद है। वर्तमान समय में भूगोलवेत्ता जिस को मान रहे हैं वह द्वैतवाद है। ग्रिफिथ टेलर ने वैज्ञानिक नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ का नवनिश्चयवाद बताया। नवनिश्चयवाद की मान्यता है कि ना तो प्रकृति ही
और न ही मनुष्य का पूरा नियंत्रण होता है, न मनुष्य की और न ही प्रकृति की पूरा नियंत्रण होता है, न मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों एक दूसरे के संपूरक भी कह सकते हैं और इन दोनों के बीच क्रियात्मक संबंध भी कह सकते हैं। मानव उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, यही नवनिश्चयवाद है। आर्यभट्ट तथा भास्कराचार्य की दो पुस्तकों के नाम पूछा है। तो आर्यभट्ट की पहली पुस्तक का नाम था, आर्यभट्ट की पहली पुस्तक थी ज्योतिष सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत। फिर दूसरी पुस्तक थी भास्कराचार्य की, तो भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि थी और करण का कौतूहल। फिर अरब के भूगोलवेत्ताओं के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो अरब के भूगोलवेत्ताओं के बारे में हम जानेंगे। भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का उल्लेख निम्न प्रकार से है। प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा इन्हीं के द्वारा हुई। फिर खगोलकी में विशेष प्रगति हुई। फिर गणितीय भूगोल का विकास हुआ। अक्षांशों तथा देशांतरों की शुद्ध गणना हुई। भौगोलिक ग्रंथों का सृजन हुआ। फिर भौगोलिक कोशों का संकलन हुआ। फिर शिक्षा केंद्रों पर भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ। अलंकारिक भौगोलिक वर्णन हुए। अरब मानचित्र कला का विकास हुआ। ये इतने थे। फिर आ जाता है संभववाद। संभववाद हम किसे कहते हैं? तो संभववाद के संस्थापक वाई लाब्लास थे। संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति के सामने कई संभावनाएं रखती हैं। मनुष्य प्रकृति के सामने कई संभावनाएं रखती हैं जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार उसे चयन करता है और उसका उपयोग करता है। संभववादियों के अनुसार पृथ्वी, वातावरण और उसका प्रभाव नहीं बल्कि मनुष्य का कार्य ही आरंभ बिंदु है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चयन की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर संभववाद को विकसित करने में जीन ब्रून्स और डिमांजिया ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य का अर्थ है मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य और प्राकृतिक दृश्यभूमि का प्रयोग करके उसमें रूपांतरण करके उस पर अपनी कृतियों की तथा अपने निवास की छाप लगा दी है। मानव ने कृतियों सहित जो भूदृश्य बनाता है उसे सांस्कृतिक भूदृश्य का भी नाम दे सकते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य उसी को कहा जा सकता है जहाँ पर मानव द्वारा किया गया रूपांतरण स्पष्टतः दिखाई देने के साथ साथ दिखाई दे और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ बदलाव नज़र आए हमको उस समय या उस दृश्य भूमि का एक प्रमुख अंग या लक्षण बन गया हो। अर्थात जैसे हम ताजमहल को ही कर सकते हैं कि वहाँ की पहले भूमि बंजर रही होगी या कुछ भी रहे होंगे, लेकिन आज ताजमहल के बाहरी और पर्दे चारों तरफ देखने योग्य तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अर्थात उस क्षेत्र पर मानव के कार्य की स्पष्टता छाप लग गई है। उस दृश्य भूमि पर मानव अधिवास स्पष्टता दिखाई देता है। फिर हमबोल्ट और काल्डेटर की एक पुस्तकों के नाम बताइए। तो हमबोल्ट और काल्डेटर दोनों ने 19वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ता थे। भूगोल और इसे ही भूगोल का शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। इनकी एक प्रमुख रचनाएं हमबोल्ट की कास्मस और काल्डेटर की अर्धकुंडे। हमबोल्ट की कास्मस और काल्डेटर की अर्धकुंडे। आर्यभट्ट का योगदान। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्यग्रहण व चंद्रग्रहण पृथ्वी व चंद्रमा की छाया के द्वारा होता था। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि जो चंद्रमा और पृथ्वी के कारण ही इसके कारण ही सूर्यग्रहण होता है। आर्यभट्ट के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ये बताया था कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पृथ्वी व चंद्रमा की छाया के द्वारा ही होता है। इन्होंने पाई का मान भी बताया था। पृथ्वी की परिधि की माप का अनुमान इन्होंने ही लगाया था। सूर्य स्थिर है तथा
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी इन्होंने बताया ही था। और इनकी प्रमुख रचना आर्यभट्टियम है। इनकी प्रमुख रचना जो थी आर्यभट्टियम थी। भारत में सर्वप्रथम प्रक्षेपित उपग्रह का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर हुआ है, उसका नाम भी आर्यभट्ट ही है, आर्यभट्ट। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन व रात होते हैं। पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन व रात होते हैं, ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा किसने दी? तो क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा का विश्लेषण जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर तथा रिस्थोफेन के अध्ययनों से मिलता है। हाइडनर ने क्षेत्रीय भिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास के अनुसार भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में विभिन्नताएं होती हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की एक समिति ने 1950 में भूगोल की परिभाषा करते हुए लिखा था, भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रीय विभिन्नता तथा उसके संबंधों के संदर्भ में पृथ्वी तल का वर्णन करता है। पृथ्वी तल का वर्णन, क्षेत्रीय विभिन्नता और पृथ्वी तल का वर्णन भी करता है। रूसी भूगोलवेत्ता निकोलाई वारांस्की का योगदान। वारांस्की ने 140 से अधिक रूसी लेखकों के कार्यों की समीक्षा की एवं 50 पुस्तकों की भूमिका लिखी तथा 11 अमेरिकी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी भूगोलविदों की कृतियों का अनुवाद भी रूसी भाषा में किया। उनकी भूगोल की समस्याएं शीर्षक से वैज्ञानिक लेखों की श्रृंखला प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तक सोवियत रूस का आर्थिक भूगोल सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। सोवियत रूस का आर्थिक भूगोल इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। वाराणसी के निर्देशन में मॉस्को विद्यालय के आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्न कार्य प्रारंभ हुआ: आर्थिक भूगोल का विधितंत्र, आर्थिक मानचित्रण, सोवियत रूस की आर्थिक नीति, आंकड़ों का संकलन, सोवियत रूस का प्रादेशिक आर्थिक भूगोल, ये इतने कार्य वहाँ पे प्रारंभ किए गए। कांट की पृथ्वी उत्पत्ति का सिद्धांत। कांट ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था उसके बारे में जानकारी करेंगे हम। कांट ने 1755 में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में दैवीय पदार्थ जो कठोर एवं गतिविहीन थे, बिखरे हुए थे। कालांतर में आकर्षण के कारण आपस में टकराने से इनमें ताप एवं गति उत्पन्न हुई, जिसकी अभिवृद्धि से वायव्य राशियों में परिवर्तित हुआ और अंततः निहारिका के रूप में बदल गया। इस निहारिका के अति तीव्र गति से भ्रमण करने के कारण अपकेंद्रीय बल बढ़ गया, जिससे क्रमशः छल्ले निकलने आरंभ हुए। इन्हीं से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और अवशिष्ट पदार्थों के रूप में सूर्य बच गया। धन्यवाद करते हैं हम आपका देखने के लिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.